अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। एक हफ्ता 10 दिन हुआ होगा जब एक कविता को लेकर भारी बवाल हुआ और कविता को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे जिनको ये नागवार गुजरा कि इस कविता का अनुवाद क्यों किया गया दूसरी भाषाओं में। अब उसी में एक चीज़ ये समझ में आई, और वो पहली बार समझ में आई कि हम लोग जब छोटे थे तब से ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि पुलिस जब कहीं दबिश मारती थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार करती थी, तो कहा जाता था कि उनके घर फला फला चीज़ें मिली और उसके साथ नक्सली साहित्य मिला। ये आज तक पता नहीं चला कि नक्सली साहित्य होता क्या है। पुलिस वाले इतने ज़्यादा साहित्यिक हैं कि उनको फौरन समझ में आ जाता है कि ये नक्सली साहित्य है जो बाकी किसी ने देखा ही नहीं है। तो ये शब्द लगभग रूढ़ हो गया है लोगों को, सबको जिससे भी पूछ लीजिए, जिसकी भी गिरफ्तारी होती थी बता दिया जाता था कि एक तमाम चीज़ें लिखी जाती थी एफआईआर में, और साथ में ये भी लिख दिया जाता था कि इसके बाद रिपोर्ट में उनके घर से नक्सली साहित्य बरामद हुआ। अब किसी ने ये देखा नहीं कभी, पुलिस से किसी ने पूछा भी कि वो कौन सा साहित्य है, लेकिन पुलिस ने कभी इसको खुलकर बताया भी नहीं कि वो कौन सा साहित्य है जिसे वो नक्सली साहित्य कहते हैं। लेकिन एक धारा एक बह चली थी, तो जो भी आ रहा था वो नक्सली साहित्य के नाम पर गिरफ्तारियां कर लेता था। लोग गिरफ्तार हो जाते थे, जेलों में बंद रहते थे, बाद में मालूम होता था कि कोई मामला बनता नहीं अधिकतर केसेस में, तो उनको छोड़ दिया जाता था, रिहा हो जाते थे। अब इसका एक अगला चरण आ गया है। जैसे तमाम चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पर आप सुन रहे होंगे इन दिनों कि अर्बन नक्सल एक चीज़ पैदा हुई कि जो लोग जंगलों में हैं, आदिवासियों के साथ हैं, कुछ लोगों के हितों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नक्सली हैं, और उनको जो मदद कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं, वो शहरों में रहते हैं। तो अर्बन नक्सल शब्द एक नया गढ़ा गया और उसके आधार पर कार्रवाइयाँ होने लगी लोगों के खिलाफ। एक तो नक्सली साहित्य था ही, उसके बाद अर्बन नक्सल आए। अब ये अर्बन नक्सल में भी ये साफ नहीं था कि ये कौन लोग हैं जिसके खिलाफ भी आप ये चाहें वो लगा दें। लेकिन जो अगला कदम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो साहित्यिक नक्सल है। मैंने अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लिख पढ़ रहा है वो नक्सली है, और उसमें नक्सली वो साहित्यिक नक्सली है। तो अब बहुत आप जो एक पतली सी लकीर खींची जाती रही होगी पहले कि ये बताया जाए कि ये नक्सली है, ये नहीं है, इसके ऊपर ये आरोप लगता है। अब उन्होंने कहा कि ये साहित्यिक नक्सली हैं जो भी इस तरह की कविताओं या रचनाओं का अनुवाद कर रहे हैं। कविता लिखने वाले से शिकायत नहीं है उतनी जितनी अनुवाद करने वाले से। अब ये बहस शुरू क्यों हुई? पारुल खक्कड़ गुजरात की एक कवियत्री हैं और अच्छी कवियत्री हैं। साहित्य अकादमी गुजरात की जो है उसने इनकी बहुत सारी कविताएं प्रकाशित की हैं और इनका एक सम्मान है गुजराती समाज में। लेकिन उनकी एक कविता जब कोरोना आया तो उस दौरान उन्होंने लिखी, और लिखी खीज में, शायद इसलिए लिखी कि जो सरकार है, जो हुक्मरान हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, जो सरकारी अफसर हैं वो नहीं सुन रहे, और सरकारी अफसरों से भी ज़्यादा लीडरान नेतागण जो हैं वो काम नहीं कर रहे ठीक से। और उस कविता की जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो यही थी कि लोग जब मुर्दे उतराते हुए नदी में, गंगा में बहते हुए आ रहे थे, तो उसका हवाला देते हुए पारुल खक्कड़ ने लिखा कि एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा। एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा, साहब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। और ये लंबी सी कविता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कविता पर
इसके तमाम भाषाओं में और बोलियों में अनुवाद हुए। गुजराती में तो ये लिखी गई थी, अंग्रेज़ी अनुवाद इसका हुआ, अवधी में अनुवाद हुआ, भोजपुरी में अनुवाद हुआ, दीगर भाषाओं में तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, सब में इसका अनुवाद हो गया। उस अनुवाद करने वालों पर एक तरह का आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए जो गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं विष्णु पंड्या, उन्होंने साहित्य अकादमी की एक पत्रिका है शब्द सृष्टि, उसमें एक संपादकीय लिखा और उन्होंने उसमें पूरे संपादकीय में पारुल खक्कड़ का नाम नहीं लिया, इस कविता का हवाला नहीं दिया, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया वो ये कि वो जो लोग इसका अनुवाद कर रहे हैं साहित्यिक नक्सल हैं। ये वो लोग हैं जो केंद्र विरोधी हैं, जो राष्ट्रवादी नीतियों के खिलाफ हैं, और ये लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं। विष्णु पंड्या ने ये भी कहा कि पारुल खक्कड़ की कुछ अच्छी कविताएं साहित्य अकादमी ने छापी हैं और हम न तो कवि के खिलाफ हैं न उसकी कविता के खिलाफ, हम तो उन अनुवादकों के खिलाफ हैं जो इसको फैला रहे हैं देश में अशांति पैदा करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो अच्छी कविताएं पारुल खक्कड़ की हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस कविता में, ख़ास तौर पर शववाहिनी गंगा में, कोई दम नहीं है उनके शब्दों में। ये निरर्थक है, बेकार है, गुस्से में और कुंठा में लिखी गई रचना है जिसका इस्तेमाल संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। अब ये बात यह है कि अगर वो कविता बेदम थी, वो कविता निरर्थक थी, तो उस पर इतना बड़ा संपादकीय लिखकर उसको इतना महत्व देने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी विष्णु पंड्या जी को। विष्णु पंड्या जी ने लिख तो दिया, अब जब उनसे लोग पूछने लगे कि आपने ये क्यों किया और कैसे आप इसको साबित करेंगे कि ये कविता ख़राब है या अच्छी है, या किसी कविता के बारे में ये राय आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, आप इस तरह से कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। तमाम लोग कहते हैं ये कि आप बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो वो बात का बतंगड़ पर, जैसे वलीउल्लाह मुहिब का एक शेर है कि एक बात का हमारी बतंगड़ बनाते हो, एक बात का हमारी बतंगड़ बनाते हो, 100 फरेब झूठ छिपाते हो जब न तब। यही होता है, जब आप कुछ छिपाना चाहते हैं तो बात का बतंगड़ बनाते हैं। और ये बिल्कुल साफ साफ है। ये एक और शेर है नूर साहब का, जो कहते हैं कि ज़रा सी मेरी बात थी लेकिन उस पर, ज़रा सी मेरी बात थी लेकिन उस पर हुआ रफ्ता रफ्ता कहाँ तक बतंगड़। तो जितना वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात साहित्य अकादमी या उसके अध्यक्ष या दूसरे दीगर लोग जो इस कविता के खिलाफ हैं, जितना उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही उभर के सामने आती है ऊपर। आप उसे निरर्थक कहें, आप उसे बेदम कहें, आप उसे कुंठा और खीज में लिखी हुई कविता कहें, कविता ही न माने, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं और यही साबित करता है कि वो कविता इतनी मामूली नहीं है जितना आप उसे बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने फ़ोन किया विष्णु पंड्या जी को, उनसे पूछा, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैंने पारुल खक्कड़ के बारे में और उनकी कविता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम थे कि ये बहुत ज़रूरी थी और जो कुछ उन्होंने संपादकीय में लिखा शब्द सृष्टि में, वो बहुत ज़रूरी था कहना, साहित्यिक नक्सल कहना बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने कहा कि इस कविता में अच्छी कविता ये हो सकती थी अगर उसमें नंगा, राजा नंगा और रंगा और बिल्ला और ये सब ना लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब
वो ये कहते हैं कि ये आपत्ति कवि या कविता से नहीं है, उन साहित्यिक नक्सलियों से है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप गुजरात का होने के नाते या जिस भी वजह से पारुल खक्कड़ का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों को अपने घेरे में ले रहे हैं, उनको लपेट रहे हैं जिनके बारे में आपका ख्याल है कि वो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों के खिलाफ हैं, यानी वो राष्ट्रवाद के विरोधी हैं। अब उन्होंने कहा कि इस कविता का जो दुरुपयोग हुआ है वो आपत्तिजनक है। हम इस दुरुपयोग के खिलाफ हैं क्योंकि ये एक गिरोह की तरह कुछ लोग कर रहे हैं। वो गिरोहबंद लोग हैं जो इसका अनुवाद कर रहे हैं। इनको अर्बन नक्सल कह के आप इनकी सीमा क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों लोगों के दिमाग में भ्रम बना रहे कि ये कौन लोग हैं? इसलिए मैंने विष्णु पांड्या जी के शब्दों में उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए साहित्यिक नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने लिखा कि उन्होंने पारुल खक्कड़ को अर्बन नक्सल कहा है। उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है ऐसा, बल्कि मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया है। अब जब मैंने उनसे कहा कि लेकिन ये क्या बहुत आपको लगता है कि इस तरह के संपादकीय की आवश्यकता थी, तो विष्णु पंड्या का कहना था कि अब तो तीर हाथ से निकल गया, तीर कमान से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है अगली बार जब मैं संपादकीय लिखूं तो सावधानी बरतूंगा, एहतियात रखूंगा। अब उसी एहतियात का मामला है ये कि इतना उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कड़ा लिख दिया, लेकिन अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। एहतियात का मामला तो तभी तक होता है जब तक तीर कमान पर चढ़ा रहे, छूट ना जाए, क्योंकि छूट जाने पर तो आपके हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता। अब जैसे एक नज़ीर अकबराबादी का एक शेर है कि बड़ी एहतियात तलब है ये जो शराब सागरे दिल में है। बड़ी एहतियात तलब है ये जो शराब सागरे दिल में है। जो छलक गई सो छलक गई, जो भरी रही सो भरी रही। नज़ीर को समझ में आ रहा था कि ये एहतियात किसी एक सीमा तक ही काम करता है, लेकिन एक बार ज़बान खुली, एक बार कलम चली, एक बार आपने अपनी बातों को, अपने मन के अंदर के भावों को शब्द दे दिए तो तीर कमान से निकल गया। अब वो लोग तमाम चीज़ें कहते रहेंगे, कहते जाएंगे, क्योंकि तीर सिर्फ एक ही व्यक्ति की कमान में हो ऐसा भी नहीं है। सबकी कमान में हो सकता है, बहुत लोगों की कमान में हो सकता है। और ये भी सबको मालूम है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे और सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो किसके लिए ये हो रहा है? कौन असल में निशाने पर है, या किसको संतुष्ट करने के लिए कोई बात कही जा रही है, सबको समझ में आता है। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लड़िए भिड़िए, मैदान पे खड़े रहिए, तलवार भांजिए, लेकिन सुरखरू कौन होगा, रंग कहाँ चढ़ेगा, जिल्ले इलाही के। तो अगर यही है तो फिर क्या होगा? एक बार वो आपने मजमून देख लिया, पढ़ लिया, आपके हाथ से वो निकला, तो फिर तो जो कुछ होना है वो जिल्ले इलाही का होना है। आपका क्या होना है ये तो पता नहीं, कौन जानेगा, कैसे समझ में आएगा। और जिन पर आप अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको आप साहित्यिक नक्सली कह रहे हैं, ये किसी तरह से, किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि पारुल खक्कड़ की कविता
शववाहिनी गंगा बेदम है, निरर्थक है, तो इस संपादकीय के बारे में भी वही टिप्पणी चश्मा कर दी जानी चाहिए। ये भी उतना ही बेदम है, उतना ही निरर्थक है, उसी तरह कुंठा और क्षोभ में और गुस्से में लिखी हुई प्रतिक्रिया है। इसके अतिरिक्त इसके साथ और कोई सलूक संभव नहीं है। इसको और किसी शब्द में कहा भी नहीं जा सकता। अब ये जो है अखबार की सुर्खी बन जाती है इससे। एक खालिद साहब हैं, खालिद सिद्दीकी, उनका एक शेर है कि बेकार है बेमानी है अखबार की सुर्खी, लिखा है जो दीवार पे वो गौरतलब है। तो इबारत पढ़िए जो दीवार पर लिखी है, क्योंकि आखिरी चीज़ तो सबके सामने है, दिख रही है। आप उसके हक़ में खड़े होते हैं या उसके ख़िलाफ़, आपकी मर्ज़ी। आप जाने, आप जो भी ठीक समझते होंगे करें। विष्णु पंड्या जी ने कुछ सोच कर ही ये टिप्पणी की और वो उसको अभी भी कहते हैं कि उनकी टिप्पणी बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनकी भाषा कड़ी थी और वो एहतियात बरतेंगे कि भविष्य में ऐसी कड़ी भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का एक मिसरा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुन लीजिए। इसी के बारे में है कि जब मजमून आप तैयार करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, तो उस बीच में मजमून बनने और उसे लोगों के सामने जाने के बीच में जो होता है और उसके बाद जो उसका असर होता है, उस पर जो रद्द अमल है, वो देखना चाहिए। और उनका जो मिसरा है कि सफाई उठ गई चेहरे की, सफाई उठ गई चेहरे की जब खत का निकाल आया। तो वो तो जब आपने जब तक लिफाफे में बंद है चिट्ठी, तब तक कोई बात नहीं, आप बंद रखिए, आप जो मर्जी हो कहें, आप जो भी राय कायम करें। लेकिन जैसे ही आपने उसको सार्वजनिक किया, जैसे ही उस खत का निकाल आया, तो समझिए बवाल आया। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही भैया। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा, हमेशा रहता है। तो अगले अंक में आपसे भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम भैया।